हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर, उस पाठ को समझेंगे। ये जो कहानी है मिथिलेश्वर द्वारा लिखित है। इसमें ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है और इसमें पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया है और यह मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई है। इस कहानी में बताया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। देखिए हरिहर काका का परिचय। हरिहर काका उसी गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता है, यानी मिथिलेश्वर भी उसी गांव में है जिसमें हरिहर काका हैं। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी, यानी हरिहर काका बाद में अकेले ही हो गए क्योंकि उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए, मतलब उनके कोई संतान नहीं थी। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेती योग्य ज़मीन है। यदि इसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आती है। 60 बीघे चारों भाइयों की हैं और अकेले हरिहर काका के पास 15 बीघे। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी ज़मीन पर है, क्योंकि सबको लगता है इनके तो कोई आगे पीछे नहीं है, तो उनके भाइयों को लगता है ये ज़मीन हमारी है। लेखक और हरिहर काका के बीच संबंध कि लेखक जिन्होंने मिथिलेश्वर जी जिन्होंने कहानी लिखी है उनके और हरिहर काका के बीच आपस में क्या संबंध था। तो हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था, यानी प्रेम का संबंध था। वो बच्चे थे और हरिहर काका उस समय बड़े थे। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया, बहुत अपनापन माना उनको, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वे अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे, यानी वो पूरे दिन लेखक को खिलाते थे। यही नहीं, वे अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे, यानी लेखक उस समय समझते नहीं थे, छोटे बच्चे थे, तो हरिहर काका अपने मन की सारी बातें किससे करते थे? मिथिलेश्वर जी से, यानी लेखक से। हरिहर काका के स्वभाव में परिवर्तन। कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियों और अपनी निजी बातें लेखक को भी बताना कम कर दिया। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई। वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह ही उससे अपनी सभी निजी बातों को साझा करे। तो धीरे धीरे लेखक को हरिहर काका अपनी बातें नहीं बताते थे, तो वो चाहते थे, लेखक क्या चाहता था कि वो बातें बताए। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए थे, जिससे वे परेशान रहने लगे थे और इस परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ, यानी वो शांत रहे तो परेशानी का अंत हुआ, इसलिए वो एकदम चुप रहने लग गए थे। अब वह किसी से कोई बात नहीं करते और चुपचाप बैठे रहते थे। ठाकुरबाड़ी का गांव में महत्व। ठाकुरबाड़ी वो जो लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर साधु सन्यासी ईश्वर की पूजा करते हैं, उनका जो ग्रुप बन जाता है उसको ठाकुरबाड़ी नाम दिया गया है। गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है कि जो ईश्वर की पूजा वूजा करते हैं, भगवान के मंदिर के आसपास में जो पूरा रखरखाव और देखभाल करते हैं। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता है कि एक संत आकर यहाँ रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्र किया, यानी इकट्ठा किया, और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचता तो वह ठाकुरबाड़ी में आकर मनौती मनाता, यानी मन्नत मानकर उनको बुलाता और उनसे पूजा अर्चना करवाता और कुछ भेंट चढ़ावा देता, क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको बहुत विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत ज़मीन जायदाद है।
यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन और कीर्तन चलता रहता था। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती तो ठाकुर बाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। लेखक और ठाकुर बाड़ी। लेखक की राय ठाकुर बाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। उसके विचार में यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि वो कुछ भी कार्य नहीं करते। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं, जिनमें लोग क्या है, फंस जाते हैं। अब मुसीबतों का आरंभ कैसे हुआ हरिहर काका के जीवन में? तो शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा। कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। पहले तो सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन बाद में क्या है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता था। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। अगर वो बीमार हो जाते तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने के भी कोई पानी पिलाने भी नहीं आता अगर उनके तेज बुखार हो रहा है। बीमारी में भी वो स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ऐसे में उन्हें अपने दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। परिवार से मोह भंग का कारण कि उनका अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम क्यों खत्म हुआ। अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव में आया। उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, लेकिन हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली को पटक दिया, फेंक दिया, और तभी घर छोड़कर निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनके इस परिवार में कोई इज्जत नहीं है, कोई इनसे प्रेम नहीं करता। हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी का आपस में क्या संबंध था कि अन्य ग्रामीणों की तरह ही हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुर बाड़ी जाया करते थे, क्योंकि वो भगवान के नाम पे एक मंदिर बना दिया था। ठाकुर बाड़ी के महंत इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है, यानी कोई बच्चा तो है नहीं जिसको वो अपना सब कुछ देंगे। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के विषय में पता चला तो वे हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में ले गए। महंत ने उन्हें समझाया कि उन्हें मोह माया के फेर में न पड़कर अपने हिस्से की जमीन जो है वो ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी, ईश्वर मिल जाएंगे अगर वो अपना सारा धन संपत्ति इन लोगों के नाम कर देंगे तो, और यह भौतिक जगत में भी सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की जाती रही। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद को ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे तो इससे लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। हरिहर काका की घर वापसी। कि हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे तो उनके भाइयों को इस बात का पता नहीं चला था। जब वे लोग खलिहान से लौटे तो उन्हें सारी बात पता चली कि हरिहर काका ऐसे घर छोड़कर चले गए। उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए। उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी के महंतों की बातों में आ गए तो उनके हाथ से अपने भाई की जायदाद है जो 15 बीघा ज़मीन है वो चली जाएगी। तो भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा कि उनके कारण उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए। इसके बाद वे लोग ठाकुर बाड़ी गए और अपने भाई से वापस चलने की विनती की। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर जाने को राजी हो गए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर न छोड़े। इतनी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को भी लगा कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। उनका दिल घर के सदस्यों के लिए पसीज गया। गांव में भी तरह तरह की चर्चाओं को बल मिला। हरिहर काका घर छोड़कर जो एक रात के लिए ठाकुर बाड़ी में रहे और उनके भाइयों द्वारा अनुनय विनय करने पर जब वो वापस घर आने वाली बातें गांव में फैल चुकी थी। अब इस बीच लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी
कि हरिहर काका को क्या है, अपनी पूरी संपत्ति है, जो जायदाद है, वो ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोगों की राय इससे अलग थी और वे सोचते थे कि हरिहर काका को क्या है, अपने हिस्से की जो जायदाद है वो अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। मन की उलझन कि उनके मन में इतनी उलझन चल रही थी हरिहर काका के, और हरिहर काका की लेखक से क्या मंत्रणा हुई, क्या बात हुई कि एक दिन हरिहर काका ने अपनी मन की उलझन लेखक को बताई, मिथिलेश्वर जी को बताई। तो लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पहले जिन्होंने भी ऐसा किया था उनका जीवन नर्क समान हो गया, क्योंकि अब उनकी जायदाद देने के बाद किसी ने भी उनका ध्यान नहीं रखा। अब हरिहर काका का अपहरण कि एक बार क्या हुआ, एक दिन ठाकुर बाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुर बाड़ी की हो जाए, यानी ज़बरदस्ती हरिहर काका से कागजों पे साइन करवाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे। उन ठाकुर बाड़ी के जो लोग थे उनको महंत बोला जाता है, साधुओं को, उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन उनकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को उनसे घृणा हो गई। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वाया, यानी हरिहर काका को छुड़वाया उनके भाइयों ने। अब हरिहर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। उन्हें लगने लगा न तो ठाकुर बाड़ी के महंत और न ही उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करते, वे तो केवल उनसे जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे, किसी के भी नाम नहीं करेंगे। जमीन, जायदाद और अपनों का व्यवहार। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुर बाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और ज़मीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। जब हरिहर काका ज़ोर ज़ोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनी और उन्हें उनके भाइयों से मुक्त कराया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से भी पूरी तरह मोह भंग हो गया, यानी प्रेम खत्म हो गया उनका अपने भाइयों से। उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव में हरिहर काका की ही चर्चा होती थी, मतलब बातें होती थी। कोई उनकी ज़मीन को उनके भाइयों को देने संबंधी विचार प्रकट करता, यानी बात रखता, तो कोई कहता कि उनको ज़मीन ठाकुर बाड़ी के को दान में दे देनी चाहिए। इस प्रकार पूरे गांव में केवल यही चर्चा चलती रहती थी। अब इन विभिन्न घटनाओं का हरिहर काका के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे, इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कि अब वो मौन रहने लगे, यानी चुप रहने लग गए थे। किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते थे, मतलब देखते रहते थे। और अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था, और पुलिस के जवान भी हरिहर काका के उस खर्चे पर मौज उड़ा रहे थे। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।